वीडियो में कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शिवम और कुछ लोग बैठे होंगे या आ रहे होंगे धीरे धीरे, वो मुझे बता देंगे। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं एंड कुछ कुछ बातें जो मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दूंगा, आपको रिवाइज करवा दूंगा कि लुक हियर एवरीवन, फर्स्ट क्लास को थोड़ा रिवाइज कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिपील कर दिया था पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, एंड ये नया एक्ट आया विच इज मोर स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट एंड बेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एंगल से बना है। आज मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भी डाला है, अभी मैं वीडियो के दौरान दिखाऊंगा, और मैंने लिखा था जब तक इसको लिखकर रख लीजिए। नाउ लुक हियर, ये एक्ट का मेन उद्देश्य है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का, चाहे आप मेरी बुक देख रहे हो या ये इंस्टीट्यूट के मैट को देख रहे हो। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश अथॉरिटीज, कई अथॉरिटीज बने हैं। तो आज हम लोग है ना बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, जो मैंने वीडियो में आपको भेजा था मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे अथॉरिटीज का नाम देखने वाले हैं जो टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में हेल्प करता है। तो बहुत सारे अथॉरिटीज यहां पर आएंगे। उसके बाद हमने यहां पर देखा था सबसे पहले कंज्यूमर का डेफिनेशन, जो गुड्स खरीदता है कंसिडरेशन के लिए, जो सर्विसेज हायर करता है पैसा देकर, चाहे कैश, क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट, डेफर्ड पेमेंट, कुछ भी हो, बट it does not include any person who obtains the goods for resale or commercial purpose, who hires the services for resale or commercial purpose। या ये जो वर्ड है ना commercial purpose, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई इंसान सपोज ऑटो खरीद के लाया, वो ऑटो खुद ही चलाता है, अपना लाइवलीहुड चलाता है, उस ऑटो से कमाई करता है, कमर्शियल यूज हो गया। अब उसमें अगर कोई खोट हो गया तो ये वाला जो केस मैंने बताया, वो ऑटो खरीद के लाया, खुद ही फटफटिया को चला रहा है अपनी आजीविका चलाने के लिए, ये कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा। सो इट डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स बॉट एंड यूज बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। डिड यू गेट दिस एवरीवन? सर, तो व्हाट इज कमर्शियल पर्पस? अगर सपोज मैं बहुत सारे ऑटोज खरीदता हूं और बहुत सारे अलग अलग ड्राइवर्स रख दिया, मैं बस बैठ के पैसे कलेक्ट करता हूं शाम को उन लोग से, ये कमर्शियल पर्पस होगा। बिकॉज कमर्शियल पर्पस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड दोनों पैरामीटर्स है। याद आ रहा है? हलचल मच रही है, उस दिन का पढ़ा हुआ याद आ गया। पर्सन शब्द के अंदर बहुत कुछ कवर्ड है, आर्टिफिशियल पर्सन भी कवर्ड है। 3 केस लॉस किए थे, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, बहादुर जंग गुना बोल के कुछ था, भूपेंद्र जंग, लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह वर्सेस शाकिर बेन कांजी चंदन, एंड रेलवेज वाला केस। तो इन चारों में से एक यूजुअली एग्जाम में हर 3 टर्म बाद आ जाता है। दीज आर सो पॉपुलर। इसी क्लास में हम लोग पढ़े थे एक शब्द गुड्स, मूवेबल गुड्स यहां पर कवर्ड होती है ब्रॉडली। डिफेक्ट इन गुड्स बोला जाता है डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो इन एडजेक्टिव्स का ध्यान रखना। व्हेन आई से डिफेक्ट इन गुड्स तो क्या मतलब है, डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में। 2 केस लॉज यहां पर और आए थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट पर रहता है, जो आरोप लगाता है कि डिफेक्ट या डेफिशिएंसी है। और फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स को लेकर एक डॉक्टर हरीश कुमार खुराना वर्सेस जोगिंदर सिंह। तो मैं शुरू के 5 मिनट में एक वार्म अप सेशन कर दिया हूं, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कंज्यूमर का डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज चैप्टर जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कंप्लेनेंट कौन होता है। तो कंप्लेनेंट में आप देखोगे कई नाम आ रहे हैं यहां पर, कंज्यूमर खुद, बहुत सारे कंज्यूमर्स को सपोज बदहजमी हो गई कुछ फूड आइटम खा के, तो सब कर सकते हैं मिलके कंप्लेन, बिकॉज दे हैव अ कॉमन कॉज ऑफ एक्शन। देन देयर आर वर्ड्स लाइक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सब बहुत कुछ दिख रहा है। अगर डेथ हो जाए कंज्यूमर का, उसका लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव मिला वर्ड्स। कंप्लेंट का मतलब क्या है, कंप्लेंट किस ग्राउंड पर रिटन एलिगेशन कंप्लेनेंट करेगा टू ऑब्टेन रिलीफ। तो आज हम ये वापस क्यों पढ़ाया, मेरा स्वार्थ था, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को हम आगे आज बढ़ाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कंप्लेंट का एक ग्राउंड क्या है, देखो डिफेक्ट इन गुड्स उस दिन पढ़े थे। तो कई बार जब केस स्टडी आता ना, ये सब फ्रेजेस यूज करने पड़ते हैं। डिफेक्ट इन द गुड्स इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ मेकिंग कंप्लेंट, डेफिशिएंसी इन सर्विस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर मेकिंग कंप्लेंट, UTP or RTP has been adopted by the trader or service provider. Now what is UTP, what is RTP देखेंगे। Excess price fixed by any law is charged,
displayed on the package is charge, displayed on the price list is charge. अब सपोज एक पेंटर है, वो बोलता है 4 करोड़ मेरे पेंटिंग का, तो कोई लॉ ने कोई पेंटिंग का चार्ज फिक्स नहीं किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुमको खरीदना है तो खरीदो, वरना मत खरीदो मेरे कला को. वो ग्राउंड नहीं बनेगा. एक्सेस प्राइस कौन से केस में ग्राउंड बनता है? फिक्स बाय लॉ, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स. लिखा है एमआरपी कॉपी का 25 रुपया, दैट इज मैक्सिमम, और तुम ले रहे हो 50 रुपया, तो ये केस ऑफ कंप्लेंट बन सकता है. पर एक पेंटिंग वाला बोल दिया हमारा तो यही रेट है, कल को आरोप लगा दोगे आपका बहुत ज्यादा फीस है सीएसीएस का एडमिशन का, कोई केस नहीं बनेगा. सर एक्सेस प्राइस वन ऑफ द पॉइंट्स था, अंदर पढ़ो. एक्सेस प्राइस फिक्स बाय लॉ, एक्सेस प्राइस डिस्प्लेड ऑन द गुड्स, एक्सेस प्राइस डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट. वैसे ही हैजार्डस गुड्स, अगर ऐसा कोई हैजार्डस गुड्स होते हैं डेंजरस, जो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, अनसेफ फॉर पब्लिक हैं, या एक और केस आया है क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन. तो आज एक दिन बाद पढ़ाने का लॉजिक क्या था, वापस थोड़ा सुनने से बेटर होता है. कॉपी में लिखने बोले थे, सारे कीवर्ड्स लिखा था तुम लोगों ने, वेरी गुड. तो इस टाइप के बच्चे छोटा छोटा कोशिश करके आप देखोगे एक दिन बड़े सीएस में कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे. तो लुक हियर, अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, ये वर्ड्स आंसर में आना चाहिए. है क्या? नोट्स में भी लिखा है तुम लोगों ने. तो जो लोग क्लास घर से कर रहे हैं, मेक द हैबिट ऑफ writing these words. A claim for product liability action. ये वर्ड भी आ गया आप लोगों का, कि आपके प्रोडक्ट में कुछ खोट निकल जाए तो कंपनसेशन कैसे आप मांगेंगे, ये सब बारे में लिखा हुआ है. A claim for product liability action lies against the product manufacturer, product seller, product service provider. पक्का? तो आपको इसे धीरे धीरे डेवलप्स करना पड़ेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके ऊपर. सर आज क्या होने वाला है? तो आइए बच्चों, कॉपी में भी लिखो. इट कैन बी अ 4 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो. बहुत बड़ा डेफिनेशन है, छोटा छोटा करके लिखना है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? द क्वेश्चन इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? यूटीपी. फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आरटीपी, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे कंप्लेनेंट एंड कंप्लेंट का कॉन्सेप्ट. So we have to understand what is unfair trade practice. Okay, just a second. Unfair trade practice means a trade practice जो सेल्स प्रमोशन के लिए, सारा कॉपी मत करना अपने कॉपी में, देखो जो मेरे अंडरलाइनिंग्स है. अ ट्रेड प्रैक्टिस फॉर प्रमोटिंग द सेल, इतना लिखने से भी चलेगा, ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, मतलब मेरे अंडरलाइनिंग को कॉपी में उतारना घर जाकर. ही अडॉप्ट्स एनी अनफेयर मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आप अनफेयर मेथड्स आप जब अडॉप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. So what is unfair trade practice? A trade practice for promoting the sales of goods or services. You adopt unfair method. जो मेरे अंडरलाइनिंग है उससे आपके कॉपी के नोट्स बनेंगे. जैसे बीच में कुछ कुछ वर्ड खा गया बोरिंग टाइप के, यूज और सप्लाई, ये सब नहीं लिखना है क्या दरकार है. आप गलत हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं. एक एक करके देखते हैं कौन से. आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, चाहे ओरली देते हो एज ए ट्रेडर, या राइटिंग में, या कोई ऐड करके, या लोगों को ईमेल और बल्क एसएमएस भेजते हो. डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है ना, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी कवर किया है. क्या स्टेटमेंट है आपका, किसी भी तरीके से गया हो, फॉल्सली रिप्रेजेंट्स कि आपके गुड्स इस स्टैंडर्ड के हैं. सपोज तुम चावल के डीलर हो, हमारा बासमती चावल का क्वालिटी है, हमारा इतना क्वांटिटी माल आपको बेचेंगे, इस ग्रेड का डायमंड हम आपको बेचेंगे. डायमंड में ग्रेड्स होते हैं, जे ग्रेड, एच ग्रेड, आई ग्रेड, और वो ऐसा था नहीं. तो फॉल्सली रिप्रेजेंट्स वर्ड बार बार आ रहा है. तो जब नोट्स बनाओगे ना घर में, फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारे हो रहे हैं, और बिना पढ़े भी एक बच्चा बता देता है क्वालिटी को लेकर कुछ फॉल्स कर रहा है. और क्वालिटी के अंदर ना ग्रेड भी अपने आप ही आ ही जाता है. आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोलोगे तो भी चलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर्विसेज में भी आप बोल रहे हो हमारा सर्विस इस टाइप का है, पर वैसा था नहीं. अब देखो, मतलब सारा वर्ड टू वर्ड याद करना पॉसिबल नहीं है. आप फॉल्सली रिप्रेजेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन को अपने कॉपी में लिख देना. ओके, अब तुम देखो सेकेंड हैंड गुड्स को न्यू गुड्स के रूप में दिखाते हो, ये भी क्या हो गया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अरे बाबा,
सेकेंड हैंड सामान को तुम न्यू फ्रेश बोल के बेचता है तो ये भी गलत हो जाएगा। या तुम ये बोल के बेचता है हमारे गुड्स में ये स्पॉन्सरशिप है, हमारे गुड्स को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, या इस टाइप का गुड्स है, झूठ मूठ का बेनिफिट्स दिखाना चाह रहे हो, ये हमारे गुड्स में ये बेनिफिट्स है जो आपके गुड्स में है ही नहीं। जैसे कई एसी वाले क्या होते हैं, इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, पता चल गया वो है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, सेल्स प्रमोशन के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आप क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन के लिए बिना पढ़े भी आप ये एक दो पॉइंट बता सकते हो। फॉल्सली प्रेजेंट्स गुड्स आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट द गुड्स हैव दीज बेनिफिट्स, सब एक ही टाइप की चीजें हैं। देखो ये एक अलग था कि फर्स्ट सेकंड हैंड गुड्स को आप न्यू गुड्स दिखा रहे हो। फॉल्सली रिप्रेजेंट्स हमारे गुड्स में ये अफिलिएशन है, जैसे कई बार होटल वाले करते हैं ना, हम इंटरनेशनल होटल फेडरेशन के मेंबर हैं तो आपको लगता है बहुत अच्छा क्वालिटी का होटल होगा, बाद में पता चला वैसा नहीं है। Falsely representing the need for or the usefulness of any goods or services, अरे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा करिए, आप ऐसा करेंगे ना आपका हाइट बढ़ जाएगा, झूठ मूठ का उसका यूज बता रहे हो। मतलब उतने अच्छे पॉइंट्स अगर मेरे को कोई बोले, कौन से मिस नहीं होने चाहिए आपके आंसर्स में, ए, सी और डी, ये तीन को ही वेरिएंट बना के इन्होंने कवर किया है। अभी तक पहला एस्पेक्ट चल रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वापस मिलके पढ़ लेते हैं। फॉर सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के लिए आप जब गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द वर्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हियर। उसके अलावा कितना नंबर चल रहा है, ये एफ, ये मतलब उसी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही चल रहा है। पब्लिक को आप वारंटी दे रहे हो अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट में आप पब्लिक को वारंटी दे रहे हो, वारंटी समझते हो, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और ये वारंटी जब देते हैं कि ये मशीन 3 साल तक वारंटी है आपको, तो कोई टेस्ट वेस्ट तो किए होगे ना कि 3 साल तक तो चलेगा, हवा में दे रहे हो बिना कोई प्रॉपर टेस्ट किए, यानी कि वारंटी विदाउट एनी प्रॉपर टेस्ट। तुम्हारा ना 6 महीने में ही खराब हो जाएगा, तो आदमी घबरा जाता ना, इतना जल्दी कैसे खराब हो गया। तो ये सेल्स प्रमोशन के लिए तुमने एक कंपनी ने तो पता क्या कर दिया, वॉशिंग मशीन वारंटी फॉर 30 इयर्स। बाबा आजकल कहां मिलता है ऐसा वॉशिंग मशीन, बताओ भाई हम भी खरीद लें। या और एक वर्ड देखो, इसी टाइप का वारंटी वाले बहुत पॉइंट्स आ रहे हैं। प्रॉमिस टू रिप्लेस, मेंटेन और रिपेयर, हम आपका सामान रिप्लेस कर देंगे अगर ये ऐसा रिजल्ट नहीं दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और असली में कोई आपने हवा में बातें की हैं, क्योंकि आपकी वारंटी मिसलीडिंग है। आप जो वारंटी लोगों को दे रहे हो, मिसलीडिंग वारंटी के कारण आप क्या बोल रहे हैं, हम रिप्लेस कर देंगे। इफ सच वारंटी इज मटीरियली मिसलीडिंग। अब और एक गजब बात, मटीरियली मिसलीड्स द पब्लिक अबाउट द प्राइस, मिसलीडिंग अबाउट द प्राइस। प्राइस को लेके भी लोगों को आप वो करते हो कि अरे अभी तो बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तुम क्या किए, एग्जिस्टिंग प्राइस को बढ़ा दिए और बढ़ा के डिस्काउंट दे दिए। समझ में आ रहा है बात को क्या है? तो मिसलीडिंग द पब्लिक अबाउट द प्राइस करते हैं कई बार पोर्टल्स में। मैंने, क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता हूं, तो मैंने खुद देखा, अरे बाबा चोर कहीं का, कल तो रेट ये था आज उसी को बढ़ा के वही वाला ले आया। तो मिसलीडिंग द पब्लिक अबाउट द प्राइस। इतना सा लिखने से भी हो जाएगा। फॉल्स फैक्ट्स, डिस्पैरेजिंग द गुड्स ऑफ अनदर पर्सन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। बीच में ऐसा बहुत होता था कि एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी ना दिखाती थी, ये है हमारा सरफ और ये कॉम्पिटिटर का सरफ, मतलब, और वो पता है इस तरह से ऐड दिखाती थी कि वो कॉम्पिटिटर का डिजाइन दिखा रही है, नाम नहीं ले रही है, पर उसी को बदनाम कर रही है। बोल रहे तुम अपना क्वालिटी इंप्रूव करो, पर सेल्स प्रमोशन अपना करने के लिए दूसरे को इतना बदनाम भी मत करो, तो यह गलत अनफेयर प्रैक्टिस माना जाता है। लैंग्वेज मिला, इसको याद करना इंपॉर्टेंट लिखो। गिव्स फॉल्स फैक्ट्स, डिस्पैरेजिंग मतलब दूसरों को बदनाम कर रहा है अपने सेल्स प्रमोशन के लिए। दूसरों को आप जब बदनाम करते हो अपने सेल्स प्रमोशन के लिए। डिड यू राइट इट एवरीवन? तो 1 मिनट। अब अगर तुम कॉपी बनाओगे आज जाके, वापस अभी अभी संग में बना ही लो, हम तो बोल रहे हैं। फॉर सेल्स प्रमोशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या? फॉर सेल्स प्रमोशन unfair methods are used ... for sales promotion, मैं हेल्प करवा दे रहा हूं ताकि बड़े पेज से आपको मुक्ति मिले। For sales promotion unfair methods are used ...
कैसा अनफेयर मेथड है? नंबर 1, making any statement which falsely represents मैं डिक्टेट कर रहा हूं, making any statement which falsely represents number 1, that goods are of particular standard or quality. Falsely represents that goods are of particular standard and quality. Oblique services, goods में एक ही साथ मर्ज कर दो, समझ गया? हम इजी कर रहे हैं आपको, 6 लाइन को 3 में लिखवा देते हैं. Falsely represents that the goods oblique services are of particular standard or quality. तो A और B दोनों हो गए. Falsely represents that the goods are of particular standard and quality. Next point लिखो. Falsely represents that second-hand goods are new goods. Falsely represent that second-hand goods are new goods. Falsely represents that second-hand goods are new goods. Language लिखा. Falsely represents that the goods have a particular sponsorship, approval, or benefits. Falsely represents that the goods have particular sponsorship, approval, or benefits. Falsely represents that the goods have particular approval, sponsorship, benefits. डीके जी 2 लिखा. Next, 4th point. Gives warranty without any proper test. Gives warranty without any proper test. Gives warranty without any proper test. लिख रहे हो आप? Gives warranty without any proper test. Next लिखो. Promises to replace or repair any part of the goods. Any goods लिख दो. Promises to repair or replace or repair any goods. If the goods has not achieved the desired result. If the goods, तुम ये किसी को प्रॉमिस करते हो हम रिप्लेस कर देंगे. If the goods have not achieved a desired result and the warranty given is misleading, मतलब तुमने जो वारंटी दिया वो भी मिसलीडिंग है तुम्हारी इस गुड्स में. सोचो आप कोई टीवी लाए और टीवी 1 महीना में 7 बार खराब हो जाए और वो बोलता है हम रिप्लेस कर देंगे, तो अच्छा लगेगा क्या? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. और उस समय हवा में बातें की थी 20 साल का वारंटी मिलेगा. इफ द वारंटी इज मिसलीडिंग. नेक्स्ट लिखना. मिसलीडिंग अबाउट द प्राइसेस. मिसलीडिंग अबाउट द प्राइसेस. समझ में आ रहा है आपको कि तुमने लिख दिया फ्लैट 80% ऑफ. लिखो एग्जांपल. मिसलीडिंग अबाउट फ्लैट 80% ऑफ और पूरे दुकान में 2 ही आइटम में क्या मिला? 80% ऑफ, 90% ऑफ, बाकी सब क्या था? 15%, 20%. इसलिए पता है क्या लिखना पड़ता है आजकल? वो लोग छोटा से लिखते हैं अप टू 60% ऑफ, अप टू 50% ऑफ. तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. एडवर्टीजमेंट छपवा दिया फ्लैट 50% ऑफ, आदमी दूर से आ गया उस दुकान में, फिर आपके देख रहा मैक्सिमम ऑफ तो 30% ही है. अब लेगा कुछ तो, इतना भाड़ा लग गया 300 रुपया टैक्सी का. तो नेक्स्ट. गिव्स फॉल्स फैक्ट्स
defaming the goods of another person या services of another person, giving false facts, defaming the goods of another person. पता है ये सारे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये कौन से वाले पॉइंट्स है बताओ? ये अभी एक के रोमन 1 के अंदर है ये सारे। ये अभी तक है ना रोमन 1 चल रहा था कि इस टाइप के फॉल्स रिप्रेजेंटेशन को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। ये क्यों पता होना चाहिए? पता एग्जाम में इन्हीं में से कुछ आएगा और आपको फिर बोलना होगा दिस इज कवर्ड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डेफिनेशन गिवन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब रोमन 2 सेकेंड टाइप का अनफेयर प्रैक्टिस क्या होता है? Advertisement made okay for sale at a bargain price, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस का ऐड कर रहे हो, with no intention, तुम एडवर्टीजमेंट तो की हो, with no intention of selling at bargain price। समझ गए उस टाइप का चीज? फ्लैट 80% ऑफ, बार्गेन प्राइस इज सॉर्ट ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, प्राइस बढ़ा के कुछ कर लिए। एडवर्टाइजमेंट मेड, 2-3 आइटम पे वैसा प्राइस है, बाकी पे है ही नहीं, तो किसको तुम बेवकूफ बना रहे हो? सो एडवर्टाइजमेंट मेड फॉर सेल एट अ बार्गेन प्राइस, ये वर्ड याद रखना, विथ नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग एट बार्गेन प्राइस। आपकी कोई इंटेंशन नहीं है बार्गेन प्राइस पर बेचने की, तो ये एक केस है। और एक थर्ड केस लिखो, गिफ्ट्स, ये सेल्स प्रमोशन में रॉन्ग टेक्निक है। गिफ्ट्स आर ऑफर्ड बट द प्राइस ऑफ गिफ्ट इज कवर्ड इन द प्राइस। अरे बाबा, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? सर 4 शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री। पता चला बाद में छानबीन में उन 4 शर्ट का दाम बढ़ा दिया गया था, 2 शर्ट को भी कवर कर लिया गया था। तो ऐसा सेल्स प्रमोशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। गिफ्ट्स आर ऑफर्ड बट द प्राइस ऑफ गिफ्ट इज इंक्लूडेड। ज्वेलर शॉप वाले लोग कई बार क्या करते हैं, इस बार ये सोने का सेट लेंगे तो आपको चांदी के 2 सिक्के हमारे तरफ से फ्री। चांदी का सिक्का का प्राइस पहले से कवर कर लिया, तो क्या आप फ्री का गिफ्ट बोल के दे रहे हो? प्राइस ऑफ गिफ्ट इज इंक्लूडेड इन द मेन प्राइस। या लॉटरी सुने हो, कई बार बड़ी बड़ी दुकानें दिवाली और के समय लॉटरी कराती है, तो लॉटरी नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रूल्स। समझ में आ रहा है? गाड़ी के शोरूम वाले लोग बोलते हैं गाड़ी मिलेगा फ्री को, वो इतने ही आदमी को गाड़ी उठा देते हैं कोई अननोन डमी बन के। लॉटरी नॉट अकॉर्डिंग टू लिखो। गिफ्ट्स का कॉपी कर लिया था, कॉपी में गिफ्ट्स आर ऑफर्ड बट द प्राइस ऑफ गिफ्ट इज इंक्लूडेड, कॉपी कर लो। लॉटरी नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। हाँ, ये अभी उस गिफ्ट वाले के अंदर आ रहा है। गिफ्ट लॉटरी नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। या फाइनल रिजल्ट्स, कोई कैसे कई बार स्कीम होता है ना, इस साल में इतना इतना चीज खरीदो, हमारे से कुछ आपको ऑफर मिलेगा, पर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द स्कीम आर विथहेल्ड। कंज्यूमर्स को फंसा दिया, खरीदवा दिया, पर फाइनल रिजल्ट कोई लॉटरी टाइप का स्कीम या गिफ्ट स्कीम का आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ बताओ? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सेल्स प्रमोशन के लिए आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। लॉटरी नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मोड। गिफ्ट्स आप दे रहे हो बट द प्राइस ऑफ गिफ्ट इज कवर्ड। फाइनल रिजल्ट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ स्कीम। विच टाइप ऑफ स्कीम? किस स्कीम की बात हो रही है? स्कीम ऑफ गिफ्ट एटसेट्रा, प्राइज आपको बताना पड़ता ना पब्लिकली सबके सामने फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। हाँ, एक जन को गाड़ी उठा था, दे दिया ही नहीं है भाई। ये सब सबके सामने पब्लिकली करना पड़ता है। मॉल और में कई बार लॉटरी देखते हो ना, फिर उस आदमी को बुलाना पड़ता है गाड़ी देने के समय, कुछ है ही नहीं, फाइनल रिजल्ट गायब है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अगर मैं अभी तक बोलूं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत चीज को लेके, और बिना पढ़े 2-3 बता दो। सर गुड्स बोलते हैं इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड का है, सर्विस बोलते हैं इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड का है ही नहीं। सर बेकार का बात कर रहे हैं, बोलते हैं वारंटी दे रहे हैं, इतना साल का वारंटी, कोई टेस्ट फेस्ट हुआ नहीं है इन लोग का। सर फालतू का बात,
बोलो हाँ या ना, ऐसा आया देखो पॉइंट्स। सर इन लोग चोर टाइप का आदमी है, सेकेंड हैंड माल को फर्स्ट हैंड बोल के बेचता है, फालतू आदमी। सर सर बोलता है हमारा प्रोडक्ट को ये अप्रूवल मिला हुआ है, ये स्पॉन्सरशिप है, नहीं मिला हुआ है सर। बेनिफिट्स बोलता है ये है, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एसी से बचेगा, कुछ नहीं मिला हुआ है। ऐसे पढ़ना। और कोई अगर ऐसे पढ़ लिया ना, मेकिंग एनी स्टेटमेंट कॉमा वेदर ओरली और राइटिंग, मेकिंग एनी स्टेटमेंट कॉमा वेदर ओरली और राइटिंग, मेकिंग एनी स्टेटमेंट कॉमा, लाइफ कोमा में चला जाएगा। हमेशा लॉ जब पढ़ो ना, अपने आप को लॉयर समझो और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, जो भाषा आता है आपको, गुजराती, ऐसे समझाओ, तब याद होगा। और बार बार पीछे भी जाना पड़ता है, क्योंकि जब नेक्स्ट पेज में आते हैं पहले का भूल जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, लॉ एंड टैक्स लॉज में ये करना पड़ता है। प्राइस के बारे में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फ्लैट 80% ऑफ, समझ में आ रहा है आपको? फालतू का बात, मिसलीड करके लोगों को बुलाए अपने दहलीज तक, दूसरे के प्रोडक्ट्स को बदनाम करते हो। मिला? और ये क्या है? बार्गेन प्राइस का तुम अनाउंसमेंट ले आए और असली में कोई बार्गेन प्राइस है ही नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाए हो, तुम्हारा कभी इंटेंशन था ही नहीं कम में देने का। गिफ्ट्स दे रहे हो, प्राइस इंक्लूड कर रहे हो, लॉटरी नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रूल्स, फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द स्कीम आर विथहेल्ड। बोलो लंबा लंबा लाइन मिल रहा है। उसके बाद कोई ऐसा गुड्स का तुम सेल कर रहे हो ओके, जो रिस्क, जिसमें इंजरी पहुंच सकता है पर्सन यूजिंग द गुड्स। तो कोई ऐसा यूज, अगर तुम कोई सामान बेचते हो तो तुमको कुछ स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा रिस्की प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो जिससे कुछ इंजरी होता है, जैसे अब तुम चक्कू बेच रहे हो, चक्कू का पैकिंग समझते हो ना, कितना स्टाइल से करना पड़ेगा। कोई एसिड बेच रहे हो, एसिड का वो मेन जो ऊपर कैप होगा बहुत टाइट से पैक करना होगा, वरना खोलने के समय आदमी जख्मी हो सकता है। तो वो सब तुम नहीं फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हो। डुप्लीकेट गुड्स, प्यूरियस गुड्स का मतलब समझ रहे हो? आजकल डुप्लीकेट माल बहुत आता है, डुप्लीकेट गुड्स को तुम बेचते हो गलत तरीके से। ओके, मैन्युफैक्चर करते हो, बाबा डुप्लीकेट गुड्स बना रहे हो। पॉइंट नंबर रोमन 6 बहुत अच्छा। आजकल पता है, कोई अगर आपको बिल नहीं दे सेल के बाद, देखो कैश मेमो नहीं दे सर्विसेज और गुड्स के लिए रेस्टोरेंट में, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जरूर कुछ गड़बड़ करेगा वो। बिल नहीं देना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ डेज। या डिफेक्टिव गुड्स को बेटा वापस नहीं ले रहा है। मैंने अपना केस बताया था ना, गोदरेज चेयर वाले लोग अच्छे थे, दे रिप्लेस्ड। बट अगर कई कंपनी होता ना, हमको नहीं पता, आजकल ऐसे ही होता है, हो गया आपका भाग खराब है, माथा पे पीटी है सामान को। तो डिफेक्टिव गुड्स को अगर तुम रिफ्यूज कर रहे हो टू टेक बैक, इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये ना केस स्टडी बन के आएगा, तुमको लिखना पड़ेगा ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ये वाला बहुत अच्छा है, कॉपी में प्लीज लिखोगे 6, 7, 8 को। मैन्युफैक्चरिंग डुप्लीकेट गुड्स सिंपल सा लिखो। नॉट इशूइंग बिल और कैश मेमो, ब्रैकेट्स देखो, अभी कंप्लीट कर लो ताकि इजी हो जाएगा लाइव बाद में। मुझे पता है मैं अभी टाइम ले रहा हूं आपका, बट इट्स फॉर योर बेनिफिट। मैन्युफैक्चरिंग डुप्लीकेट गुड्स कॉपी करो, नॉट इशूइंग बिल्स और कैश मेमोज, रिफ्यूजल टू टेक बैक, स्टार्ट डूइंग इट। करना शुरू करो, चलो चलो। Written everyone. डिफेक्टिव गुड्स कॉपी किया आपने, मैन्युफैक्चरिंग डुप्लीकेट गुड्स, नॉट इशूइंग बिल और कैश मेमो। अच्छा समझ गए, आदत कर लो, इससे क्या होता है बाद में बड़े सेंटेंसेस में हम लोग को रिवीजन में डर लगते हैं, कॉपी में मेंटेन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। रिफ्यूजिंग टू टेक बैक डिफेक्टिव गुड्स, डिड यू राइट इट? डिस्क्लोजिंग टू अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन
किसी और को आप कोई जब पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं, अच्छा, गिवन इन कॉन्फिडेंस बाय द कंज्यूमर अनलेस यू मेक द डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मार्किंग्स चेक कर लिया आप लोगों ने, अंडरलाइनिंग्स और मार्किंग्स चेक कर लिए, कॉपी कर लो। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। रिफ्यूजिंग टू टेक बैक डिफेक्टिव गुड्स तक लिखा आपने, तो कैसे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखकर भी हम इनडायरेक्टली वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं, उसी में से बेस्ट पॉइंट्स उठा ले रहे हैं हम लोग। I'll wait for 10 seconds. तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मीनिंग और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, दैट हाउ डू यू डिफाइन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, 6 मार्क्स। तो ये सारे इजी वर्जन्स लिख दीजिएगा, फुल मिल जाएगा। स्टार्ट रीडिंग। कैलकाटा में जो लोग नए ज्वाइन किए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो आप लोग के जुरिस्प्रूडेंस में होता है, 3 क्लासेस मैंने वापस लिए थे इन दिनों। कल शायद उसका 4th क्लास होगा 10 बजे सेंटर पर। एक ग्रुप में भी शाम को लिख दूंगा। चलिए, ऐप पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं आया ना, स्टूडेंट्स का चेक कर लेना। चलिए ध्यान से सुनिए। मैं अपने क्लासरूम के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा, ये जिसमें रिकॉर्डिंग और होती है ना, तो वो एक वेंडर है सॉफ्टवेयर का। जब मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर खरीदा तो मैंने अपने कुछ डिटेल्स बताए कि देखिए मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा कैमरा का क्वालिटी ये है, किसी को बताइएगा मत, सब लोग नॉर्मल कैमरा से यूज करते हैं, मेरा कैमरा 2.5 लाख का है, तभी देखिए मेरा चेहरा कितना अच्छा आ रहा है। ऐसे मैंने बहुत कुछ डिटेल्स उसको बताया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो आदमी क्या किया, वेंडर किसी और को बेचने के समय मेरे और कुछ हिडन डिटेल्स बता रहा है। तो डिस्क्लोजिंग टू अदर पर्सन, मेरे सॉफ्टवेयर वाले ने यूटीपी किया, अपना सॉफ्टवेयर और लोगों को बेचने के लिए पहले तो मेरा नाम यूज किया, वो तो कर ही सकते हैं, अरे अमित बछावत सर भी ले रहे हैं मेरा सॉफ्टवेयर। एंड ही डिस्क्लोज टू एनी अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस बाय द कंज्यूमर। सर आपने फिर बताया क्यों अपने कैमरा के बारे में, उसको उन लोग पूछते हैं ताकि मेरा कैमरा उनके सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल होगा, सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने कई डिटेल्स शेयर किए थे। सो डिस्क्लोजिंग टू द अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस बाय द कंज्यूमर। डिड यू गेट दिस एवरीवन? तो आज हम लोगों को पता चल गया फाइनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कितने पॉइंट बहुत सारे इकट्ठे हो गए, इजी हो गया ना। फिर भी बुक में जो बड़ा साइज था आधा पेज में आ गया होगा, अब शायद आधा या पौना 1 पेज हो गया। अरे वाह, बहुत बड़ा डेफिनेशन था। चलिए अब मैंने आपको कुछ दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आरटीपी का, मेरे को आरटीपी का डेफिनेशन नहीं दिख रहा है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मिला, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहीं पीछे, हाँ पीछे रह गया, इधर आओ। नाउ कम टू रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, छोटा सा है वाह, कॉपी में लिख लो। पीछे जाइए आप, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस वर्ड मिल जाएगा आपको। पीछे आप जाओगे, मेरे बुक के एडिशंस अलग हैं, आई यूज माई ओल्ड एडिशन ओनली। आपके नंबर्स अलग होंगे और आपको हो सकता है जब मेरा समरी बुक बाद में मिले उसमें कुछ और नंबर्स होगा। आप टॉपिक वाइज हमेशा वीडियो क्लास अटेंड किया करिए। इंस्टीट्यूट की बुक को बेस बनाने का रीजन क्या है, ताकि कॉन्फिडेंस होगा हमने सब कर लिया, और जो हम लोग बुक बनाते हैं वो इसी से टाइप होता है, बस में थोड़ा रंग वंग भर जाता है, दैट्स द डिफरेंस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अ ट्रेड प्रैक्टिस जिसमें प्राइस मैनिपुलेशन की कोशिश की जाती है, या कुछ ऐसे कंडीशंस हम डालते हैं डिलीवरी के लिए, ओके, जिससे कंज्यूमर्स पर नाजायज कॉस्ट पड़ जाता है। जैसे डिले बियॉन्ड द पीरियड अग्रीड टू बाय अ ट्रेडर इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज व्हिच हैज लेड टू राइज इन प्राइसेस। ओ, अब सेलर को पता चल गया बजट आने वाला, दाम बढ़ेगा, जबकि उसका डिलीवरी
फर्स्ट वीक में देने का था, वो जानबूझ के क्या कर रहा है, उसको अप्रैल में देना चाह रहा है ताकि बढ़ावा दाम मिल जाए। यानी डिलेड डिलीवरी intentionally to increase the price. Delayed delivery intentionally to increase the price. Delayed delivery intentionally to increase the price. याद रखना, या any trade practice to buy, hire any goods or services. Okay, अ कंडीशन, यानी कि एग्जाम्पल टाई अप सेल्स लगा देना कि हम आपको ये सामान तभी बेचेंगे जब आप वो सामान भी हमारे से ले, अनरिलेटेड सामान भी, अननेसेसरली, कि ये खरीदना है तो हमसे वो भी लीजिए, तो ये भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। तो एक मिनट एक चीज समझो, एक बच्चा क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस कितने प्रकार के हैं, 2 या 1? 2, रॉन्ग आंसर है, 2 ही तो है सर आपका बुक में भी, इंग्लिश नहीं सीखे हो। इट इंक्लूड्स रोमन 1 एंड रोमन 2, मतलब और चीजें भी आ सकती है, बेसिकली मेनी टाइप्स। ये 2 तो लिखा है इन्होंने स्पेसिफिकली, ये सब चीज लॉ में सीखी हो ना कभी, कि जब लिखा रहता है इट इंक्लूड्स दिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 चीजें रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है। रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस का पहला लाइन एक्चुअली ये होना चाहिए था कॉपी में, एनी ट्रेड प्रैक्टिस एनीवे, किसी भी तरीके से प्राइस का मैनिपुलेशन और कंडीशंस ऑफ डिलीवरी या सप्लाई को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर कंज्यूमर कंप्लेन कर दे, प्राइस मैनिपुलेशन की बात हो रही है, मेरा पहले बुकिंग का एडवांस ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कई बार क्या होता है ना, एस्केलेशन क्लॉज लिखा होता है कि कल को दाम बढ़ जाएगा तो आपको देना होगा, पर मेरे यहां तो लिखा ही नहीं था सर, और आप मेरे से बढ़ावा दाम मांग रहे हैं। तो प्राइस मैनिपुलेशन या कंडीशंस ऑफ डिलीवरी में चेंज लाया जाता है कई तरीके से, कंज्यूमर्स पे गलत दबाव पड़ता है। कॉपी कर लो, trade practice by which price manipulation is done, conditions of delivery। तो एमसीक्यू में कई बार ये दोनों करेक्ट आंसर, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड इट इंक्लूड्स डिलेड डिलीवरी, इट इंक्लूड्स कोई कंडीशन लगा दिया कि ये खरीदना है तो वो भी खरीदो। दीज आर व्हाट, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब तुम बोलेगा सर ये बुक वाला लोग कई बार है ना, एक बॉक्स में 4 वॉल्यूम ऑफ बुक एक साथ बेचता है, हमको तो वॉल्यूम 2 ही चाहिए था। ये गलत नहीं है, क्योंकि वो बुक इतनी कॉम्पोजिट बुक है, ऑथर ने उसको उस एंगल से बनाया, बस वॉल्यूम अपने आपके इजी कंज्यूमर के लिए अलग अलग वॉल्यूम इसलिए किया ताकि उठाने में इजी रहे, वरना इतना भारी बुक उठाना पड़ेगा उसको। तो हर समय तुम ये मत बोलना कि हमको तो वॉल्यूम 2 चाहिए था, वॉल्यूम 1 और 3 क्यों खरीदेंगे, वो उसके कॉम्पोजिट सेट है। सो एवरी टाइम ऑफ टाई अप सेल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेस्ट्रिक्टिव। तो अब ये क्यों पढ़ाया था, क्योंकि कंप्लेंट की डेफिनेशन में वन ऑफ द पॉइंट्स क्या था, तुमको ना कंप्लेंट का डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि जितने भी केस स्टडी आएंगे देखना इनमें से कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है। तुम्हारा लिखा हुआ है कॉपी में कंप्लेंट का डेफिनेशन, वेरी वेरी यूजफुल डेफिनेशन फॉर डिसाइडिंग द आंसर। चलिए एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक हट गया। अब इस चार्ट पर आइए, सबको देखिए जो लेट से आए थे, ऑल ऑफ यू। कैलकाटा वाले में तो मैंने लिखने बोल दिया था, बाकी लोग एक बार से ऑब्जर्व करेंगे, क्लास के बाद कॉपी करेंगे। अब आज के सिलेबस में ना ये चीज समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वीडियो पॉज करके लिख लेना जो लोग घर से कर रहे हैं। इसमें ना अथॉरिटीज का हम 3 क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। एडवोकेसी, मतलब इनका काम एडवाइस देना होता है, अवेयरनेस फैलाना होता है अच्छी अच्छी चीजों के बारे में। और जो इस पूरे एक्ट का मेन रेगुलेटर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी। एडवोकेसी है, एक का नाम है रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, पढ़ के देखिए। रिड्रेसल मशीनरी या कंज्यूमर कोर्ट्स, रिड्रेसल मतलब जिनको भी हमारा अपना दुखड़ा हटाना होता है, दुखड़ा हटाने के लिए लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। तुमने कितना पेमेंट किया था वो तुम्हारा बेस है। वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर अप टू 1 करोड़ है तो कहां जाएंगे, ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ है तो कहां जाएंगे। सपोज दाम 1.5 करोड़ है, तुमने खरीदा 90 लाख में है, तुम्हारा केस कहां जाएगा। 1.5 करोड़ का सामान 90 लाख में खरीदा है, सब 1.5 करोड़ देख के स्टेट कमीशन लिखेंगे, रॉन्ग आंसर है। तुमने पे कितना किया डिस्काउंट के बाद, दैट इज द बेस।
एक बार ऑब्जर्व करो, 3 बॉडीज है. एडवोकेसी मतलब एडवाइसरी बॉडी, उनको काउंसिल काउंसिल बोल रहे हैं. एक होता है रिड्रेसल, दुखड़ा हटाने के लिए, या कंज्यूमर कोर्ट्स, ये भी डिस्ट्रिक्ट है सर, सेम ही तो हुआ. ये कमीशन है, कमीशन, ये काउंसिल है, और ये है मेन जो नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पे एमसीक्यूज आएंगे, ध्यान से देखो. मैं एक टाइम दे रहा हूं, जो लोग घर से कर रहे हैं जल्दी से लिखो, नहीं लिख पाओ तो पॉज कर लेना बाद में. व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया मैंने.
चलिए, मैंने टाइम दे दिया था आपको, पहले ये समझ गए ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करता है। अभी देखेंगे, वो ज्ञान देता है, एडवाइस देता है। रिड्रेसल मशीनरी अलग चीज है, ये उसके वो है, जुरिस्डिक्शन को क्लासिफाई किया है, कितने रुपया तक का केस देखते हैं। तो आइए इन्हीं को हम लोग और अंदर से भी पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। और ये बहुत आता है एग्जाम में, ये कितना रुपया, ये एमसीक्यू के लिए बहुत पॉपुलर जोन है। दिस जोन इज वेरी पॉपुलर फॉर एमसीक्यूज। तो ये काउंसिल अलग है, अंडरस्टूड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स अगर पूछेगा तो ये समझाना है। रिड्रेसल कमीशन ये है। सो काउंसिल्स का ही, और इनका मेन काम क्या है, इन तीनों का एडवोकेसी, और इनका काम क्या है, रिड्रेसल। और इन्हीं को कंज्यूमर कोर्ट्स भी बोलते हैं। रिड्रेसल कमीशन का ही और एक नाम क्या है, कंज्यूमर कोर्ट्स। पर कोर्ट्स और काउंसिल अलग है, इन्हीं को हम लोग कंज्यूमर कोर्ट्स भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग दीज? चेक कर लीजिए बढ़िया से। श्योर? चलिए एक एक करके बढ़ रहे हैं आगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, नाम से बता दो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टप्पा में राइट हो जाएगा, जल्दी जल्दी मार्किंग कर लीजिए, कुछ नहीं है। और इनका मेन एडवाइस क्या है, एक लाइन का मार्किंग कर लीजिए। इनका मेन काम क्या होता है, एडवाइस, ज्ञान। जैसे लॉयर एडवोकेट ज्ञान देता है कि किस तरह कंज्यूमर का राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कई बार आपने सुना है, जागो ग्राहक जागो, ऐसे कोटेशंस फैलाए जाते हैं। फिर ऐसा बोला जाता है एक्सपायरी डेट खरीद करके खरीदना, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तुमने माल का मैन्युफैक्चर हुआ पढ़ा लेने के पहले, ऐसे एड वेड बना के लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। तो ये ब्रैकेट कर लो, ये फालतू सा कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है। इसमें कौन होगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसके चेयरपर्सन होंगे, एंड कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्किंग टाइप का। एवरी स्टेट गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश स्टेट काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट में भी एक चेयरपर्सन होगा एंड कुछ और ऑफिसर्स होंगे, मैक्सिमम 10। ये सब फालतू से एमसीक्यू के लिए कभी अगर काम आ जाए, विच ऑल्सो आई डोंट फील दैट दे विल बी आस्क्ड। तो दोनों समझ में आ गया आपको। काउंसिल्स का काम है एडवाइजरी करना, और बार बार एक ही है, एडवाइस एडवाइस एडवाइस। तो एडवोकेसी या एडवाइजरी अथॉरिटीज भी रख सकते हैं ऑन द प्रोटेक्शन एंड ऑफ कंज्यूमर राइट्स। और इसमें कौन सा इसके बेसिकली चेयरपर्सन है इसके कॉम्पोजिशन में, एंड अदर मेंबर्स। इसमें भी एक चेयरपर्सन है एंड अदर मेंबर्स, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। वैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट सेट कर रहा है। एक लड़का लिख दिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसने लिख के आ गया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। नो नो, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पे भी चेयरपर्सन कौन होगा, यहां पर चेयरपर्सन का लैंग्वेज है द डिस्ट्रिक्ट, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, सुने हो कभी नाम, वो यहां का चेयरपर्सन है। उन दोनों में क्या था, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट। ऊपर में क्या था, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। अब समझ में आ रहा है आपको अलग अलग चीज क्या हो रहा है। मैं फुल पेज कर देता हूं, ये ज्यादा डार्क हो गया, इसको हटा देता हूं, हल्का कलर भर देता हूं। मैं एक फुल पेज करता हूं। कौन चेयरपर्सन होगा, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अगर गंदा एमसीक्यू आ जाए। एक में मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, एक में मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स स्टेट गवर्नमेंट, एक में मिनिस्टर इन चार्ज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली काउंसिल्स क्या हैं, एडवाइजरी अथॉरिटीज। काउंसिल क्या है, बेसिकली एडवाइजरी अथॉरिटीज है। चेक करिए धीरे धीरे, ये काउंसिल क्या है, एडवाइजरी अथॉरिटीज। फर्क देखा, इसका चेयरपर्सन कौन है, इंग्लिश देखो, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसका चेयरपर्सन क्या, अगर एमसीक्यू आ जाए, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल में फंसते हैं। एक तो इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लिख के आते हैं, मेंटल है, स्टेट गवर्नमेंट, और एक उसमें भी मिनिस्टर इन चार्ज लिख के आते हैं, नहीं इसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आज मैंने बताया 3 टाइप के अथॉरिटीज हैं। वन इज योर एडवाइजरी अथॉरिटीज, जिनका काम है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को। अब ये देखो, आज जो चार्ट तुमने मेरे बोलने पर बनाया था, वहां ये नाम आ रहा था एक तो अपने लोग के बीच में, CA बोलते हैं शॉर्ट में, सेंट्रल CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। और इनका काम क्या है, एरो देख के लिखो मेरे नोट्स में, मेरा जो बनाया हुआ नोट्स है ना उसी में एरो देख के लिखना। रेगुलेट करते हैं वो मैटर्स जहां कभी वायलेशन होता है ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कभी यूटीपी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो सबको इन लोग रेगुलेट करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, वो इनका भी ऑब्जेक्टिव है। पर इनका मेन काम क्या है, गलत प्रैक्टिसेस को रोकना, कोई वायलेशन हुआ है तो मैटर्स में छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी जो मेन काम कर रहा है, इन लोग रेगुलेशन एंड सुपरविजन का काम करता है कि ओवरऑल कामकाज कैसा चल रहा है इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन का। दे रेगुलेट मैटर्स, लैंग्वेज मिला आप लोग को? They regulate matters relating to so and so. They regulate matters relating to violation of consumer rights. तो तुम मेरे नोट्स में भी लिख देना, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। अभी टाइम लग रहा है, बोरिंग लग रहा होगा यार, इतना लिखवा रहे हैं, पर बाद में लाइफ इजी हो जाएगा आपका। Written everyone? चलो, वेरी गुड। और यहां पे भी कौन होने वाला है, यहां पर एक चीफ कमिश्नर होने वाला है, एंड अदर नंबर ऑफ कमिश्नर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरल ज्ञान है। अब कई इसमें ना एकदम आउटसाइड, मतलब एम्बिट्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं बन सकते, तो वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, सब ज्ञान दिख रहे हैं। अब यहां पे लिखा है सेंट्रल अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस एक्ट का। दे रेगुलेट द प्रोसीड्यूर, कैसे कामकाज चलना चाहिए वो इन लोग खुद बनाएंगे। और हर सेंट्रल अथॉरिटी विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग। ओ माय गॉड, ये लाइन कॉपी में लिखो। मतलब इनका काम बेसिकली वो वायलेशन में रेगुलेट करके इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जिसमें एक डायरेक्टर जनरल होगा जो इंक्वायरी में हेल्प करेगा। ऐसा हम लोग कॉम्पिटिशन एक्ट जब पढ़ेंगे ना, कॉम्पिटिशन एक्ट में भी ऐसा एक वर्ड पढ़ेंगे कि वहां पे भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाता है फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, एज मे बी डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन विंग होगा यहां पर भी सेंट्रल अथॉरिटी का। एमसीक्यू में कि कौन इसके इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड बनेगा, डायरेक्टर जनरल बोल के। लुक एट द स्क्रीन्स, स्क्रीन देख लीजिए एक बार। द सेंट्रल अथॉरिटी विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। हटा दो। और डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करता है, लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। एमसीक्यू में डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है। और वैसे ही आपको याद है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो कहां पर आ रहे थे पिक्चर में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। तो यहां पे लिखा है पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होगा इस एक्ट के अंदर, और इस एक्ट में कंप्लेंट किसको करोगे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी क्या क्या होगा, लंबा लिस्ट मिला हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन के समय इनका क्या क्या पावर्स है, इनके और क्या क्या पावर्स है। अरे बाबा बहुत लंबा लिस्ट है। और ये क्या कर सकते हैं, देखो बहुत खत्म ही नहीं हो रहा है। ये चैप्टर बहुत बड़ा कर दिया न्यू सिलेबस में। ओल्ड में ऐसे नहीं आते थे यहाँ से क्वेश्चंस, बट इन द न्यू सिलेबस दे हैव इंक्रीज्ड, भयंकर बड़ा कर दिया, खत्म ही नहीं हो रहा है। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। तो रुकिए, आज ये सारे नहीं होंगे, शुरुआत करते हैं हम लोग कहां तक जा पाते हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटी का नाम भी आपने सुना। पहले आज हम लोग ने आज तीन जो एरोज बनाए थे उसमें से हमने जो आज 3 एरोज बनाए थे उसमें से हमने पहले एडवाइजरी अथॉरिटीज और एक नाम क्या है एडवोकेसी अथॉरिटीज के बारे में सीखा आज हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर के कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया ताकि एमसीक्यू ब्लॉक नहीं हो। सीसीपीए को कौन स्टैब्लिश करता है, और इनका मेन ड्यूटी है रेगुलेटरी एंड सुपरविजन, इन्वेस्टिगेशन, ये इनके ड्यूटीज है। अब इनके बहुत सारे पावर्स आज हम लोग को दूर से तो दिख रहे हैं कि इनके ये टाइप के पावर्स हैं,
पर हम लोग आज ये नहीं करेंगे। आज हम लोग पहले जाएंगे कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म में। आज बताया था ना 3 टाइप के कंज्यूमर कोर्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट मिला आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। काउंसिल अलग था, काउंसिल वाज टॉकिंग अबाउट एडवाइजरी मैटर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो आइए अपने अपने किताबों में जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन दिया है, वो जो बीच का चीज है हम लोग फिर पढ़ेंगे। सेंट्रल अथॉरिटी से वहां से एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा, पर ये पहले क्योंकि पॉपुलर क्वेश्चन यहां से आते थे तो वी आर डूइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टेट गवर्नमेंट इस्टैब्लिशिंग, बार बार याद रखना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मत लिख देना। स्टेट गवर्नमेंट इस्टैब्लिशिंग दिस रिड्रेसल कमीशन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक बॉडी बनेगा, ज्यादा भी बना सकता है। इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम इतने अदर लोग। ज्ञान दिख रहा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब मजेदार पार्टी इसमें बात है, ज्यूरिसडिक्शन। कॉपी में हेडिंग बनाओ प्लीज, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कॉपी में हेडिंग बनाओ, यहां से क्वेश्चंस पहले भी आते थे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात हो रहा है। व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन? एक होगा पिक्यूनियरी, मतलब कि कौन कौन से कितने अमाउंट तक का फाइनेंशियल मैटर करते हैं, और एक होगा टेरिटोरियल, किस किस एरिया में ये पंचायती करते हैं। पिक्यूनियरी मैंने आपको पहले बता दिया, तुम लोग को याद हो गया होगा, 1 करोड़ तक मार्क्स नहीं मिलेगा। द वैल्यू ऑफ द गुड्स पेड एज कंसिडरेशन, मुझे एक्चुअल वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, हमने कितना पेमेंट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। Where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed 1 crore. तो कॉपी में pecuniary and territorial लिख लिया। Pecuniary में value of the goods paid as consideration do not exceed 1 crore लिख लीजिएगा। Value paid as consideration do not exceed 1 crore. Next क्या है, कौन से एरिया के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेन करेंगे हम? बैटरी बदल दीजिएगा 2 मिनट बाद। जिसके लोकल लिमिट्स में ऑपोजिट पार्टी या ईच ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, लैंग्वेज मिला, ईच 2 मिनट बाद, ईच ऑफ द ऑपोजिट पार्टी resides or carries on business or has a branch office or personally works for gain. सर एग्जांपल दीजिए, इधर देखो बच्चों। X purchased goods, ठीक है, फ्रॉम, इन लोग एक साथ काम करते हैं, तो मैंने गुड्स खरीदा है। ऑपोजिट पार्टी कौन है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। एक्स कहां रहता है? दिल्ली। इन लोग कहां रहते हैं? पटना। तो पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? केस कहां फाइल हो सकता है? केस फाइल हो सकता है वेयर द ऑपोजिट पार्टी, पर यहां तो बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी है और ये तीनों ही कहां रहते हैं? पटना में। तो केस कहां फाइल हो सकता है? पटना। जहां तीनों पार्टीज रहते हो वहां भी केस फाइल हो सकता है, ठीक है। ईच, जहां सब रहते हो। आगे देखो, रहते हो या बिजनेस कैरी करते हो, मेरा मार्किंग्स देखो, अलग अलग इंक लगा रहा हूं। रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और हैज अ ब्रांच ऑफिस, तीनों मिले। रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और हैज अ ब्रांच ऑफिस। नेक्स्ट में क्या लिखा है? अगर एक से ज्यादा पार्टी हैं, लैंग्वेज मिल रहा है, एक से ज्यादा पार्टी है अगर है, अब इधर देखो, अब इसमें से ए और बी पटना रहते हैं और सी रहता है लखनऊ। अब कहां केस फाइल होगा? इंग्लिश देखो, एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी और वेयर मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा पार्टी है, कहीं भी एक जगह फाइल हो सकता है, लखनऊ भी हो सकता है, ओके। पर इस बार तीनों क्योंकि एक जगह नहीं रहते, किसी एक जगह को मैं बेस बनाना चाह रहा हूं, तो परमिशन मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का लेना पड़ेगा। परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज टू बी टेकन, कि मैं देखिए लखनऊ फाइल करूंगा, देखिए मुझे पटना करने दीजिए। जब तीनों ही एक जगह रहते ऊपर वाले की जगह, तो वहां पे जहां भी कोई एक पार्टी बिजनेस कैरी करता हो या रहता हो, लैंग्वेज मिल रहा है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। यानी नॉर्मल आंसर क्या देखो, जहां ऑपोजिट पार्टी रिसाइड, कॉपी करो, जो टेरिटोरियल में क्या लिखो, ऑपोजिट पार्टी रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और हैज अ ब्रांच ऑफिस। ऑपोजिट पार्टी रिसाइड्स, अलग इंक, कैरीज बिजनेस, अलग इंक,
हैज अ ब्रांच ऑफिस। पहले तो ये क्लियर हो गया। ऑपोजिट पार्टी कहां रिसाइड करता है, फुल पेज, बिजनेस कैरी करता है या ब्रांच ऑफिस। बैटरी बदल दीजिए। ये लिखा आपने तीनों चीज, ऑपोजिट पार्टी रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और ब्रांच ऑफिस। अब एक और बात सुनिए, if there are three opposite parties, if there are more than one opposite party, if there are more than one opposite party, if there are more than one opposite party, if there are more than one opposite party and the complainant wants to choose any one of that opposite party's residence or business place, and if there are more than, क्या लिखा मैंने, if there are one opposite party residing in different places or carrying on business in different places, तो ठीक करना, if there are more than one opposite party residing in different places, carrying on business in different places, समझ गए। पिछली बार तीनों एक जगह रह रहे थे, अब क्या बोल रहे, if there are more than one opposite party residing in different places, carrying on business in different places, then any place can be chosen, any place of one opposite party can be chosen, any place of one opposite party can be chosen, किसी एक को भी हम चुन सकते हैं, any place of one opposite party can be chosen, इन चेंज करना, with the permission of the district commission, any place of one opposite party can be chosen any place of one opposite party can be chosen with the permission of the district commission. With the permission of the district commission. With the permission of the district commission. समझ में आ गया चीज? With the permission of the district commission. परमिशन लेके हम लखनऊ भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सपोज एक पार्टी रहता है कलकत्ता, एक रहता है मुंबई, और तुमको माल सप्लाई किया है जयपुर में, तो मतलब जहां पर भी वो गलत चीज हुआ है, द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। थर्ड पॉइंट ये है। ऐसा हम लोग कहां पढ़े थे पता है? सिविल प्रोसीड्यूर कोड पढ़ते वक्त भी ऐसा पढ़ेंगे, जूरिस्प्रूडेंस नाम के सब्जेक्ट में भी। फोर्थ पॉइंट, जहां कंप्लेनेंट रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है, वाह ये भी अच्छा चीज है। हम सिर्फ डिफेंडेंट वाले एरिया के भीतर नहीं है भैया, हम यहां रहते हैं, हम यहां कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम तुम्हारे यहां जा जाके क्यों करें? तो ये सी और डी समझ गए, सिंपल है। तो इजी पेपर आ सकता है। एक्सप्लेन द पिक्यूनियरी, मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लिमिट्स बताओ, कितने रुपए तक का केस सुनेगा। टेरिटोरियल लिमिट्स बताओ, कितने रुपए तक का केस सुनेगा। तो ये पहले से इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, और ये पता है एमसीक्यू में दे देगा, एंड आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये सिंपल सा ज्ञान है। कंप्लेन किया कैसे जाता है, लिखा है बहुत सिंपल सा एक बात। कंप्लेन कोई भी गुड्स और इसका आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करिए बाय द कंज्यूमर, ऑफ कोर्स उसके संग ऐसा हुआ है, ओके। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्लेम कर, अभी आपका खरीदा नहीं है माल, पर उसको पता चल गया आप उसको बेवकूफ बनाए हैं दुकान में बुलाकर, या ये फ्लैट 85% सेल, तो वो कंप्लेन कर सकता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना चाह रहा था मेरे से। या एनी कंज्यूमर एसोसिएशन या वन और मोर कंज्यूमर्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट
और इलेक्ट्रॉनिकली भी केस फाइल हो सकता है। इनफैक्ट ये कंप्लेनेंट का डेफिनेशन आ गया है, हु कैन बी कंप्लेनेंट, याद है फर्स्ट डे पढ़ चुके थे। सेंट्रल अथॉरिटी भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। कई बार लोग है ना सेंट्रल अथॉरिटी को केस फाइल करते हैं, वो केस को फॉरवर्ड कर देता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, और जब आप फाइल करते हैं फीस देना पड़ता है साथ में गवर्नमेंट को। ओके, तो यहां पे प्रोसीड्यूर दिया हुआ है कि कंज्यूमर कमीशन के सामने एक्चुअली में कैसे केस फाइल होता है। यू मस्ट रीड इट, बहुत काम का चीज है, आपको भी लाइफ में काम आएगा। पक्का एवरीवन? श्योर? अब पहले दूसरे कमीशंस को कर ले हम लोग, आज तीनों कमीशंस को सल्टाएंगे, फिर बीच वाला पड़ा हुआ अगले दिन करेंगे। अब आइए आप एक हेडिंग दीजिए पहले कॉपी में, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। 4-5 पन्ने के बाद सेक्शन 42 दिखाई देगा, या हो सकता है आपके बुक में अगले पेज में दिखाई दे। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश करता है ना, एंड पूरे बैच को पता चल गया काउंसिल्स अलग है, कमीशन अलग है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, टॉपिक का नाम है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो क्या क्या जुरिसडिक्शन आता है देखो, ये लिखो वापस, पिक्यूनियरी, एंड एक और मजेदार बात आएगा इसमें, अगले पेज में है कि हाँ, सेक्शन 47 का सबसेक्शन 4 टेरिटोरियल। दो टाइप के जुरिसडिक्शन आ रहे हैं, वन इज पिक्यूनियरी। पिक्यूनियरी का मतलब क्या, जो वापस हम लोग पढ़े, फाइनेंशियल। पिक्यूनियरी मींस फाइनेंशियल। द स्टेट कमीशन के पास एक है पिक्यूनियरी फाइनेंशियल, फुल पेज।
यस, पिक्यूनरी, इट इज ग्रेटर देन 1 करोड़। लैंग्वेज पूरा देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स राइट आंसर नहीं है, पेड एज कंसिडरेशन, जो आपने पे किया है दैट इज ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। अब एक मजेदार बात सुनो, मजेदार बात, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वैल्यू ऑफ गुड्स पेड में अप टू 1 करोड़ दिखाता था, ये वाला क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। और ये क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। सुनो सुनो सुनो, और इसकी लैंग्वेज क्या लिख दी इन्होंने कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, आज सुबह पढ़े थे ना अनफेयर मतलब क्या होता है, अनफेयर वाले जो प्रैक्टिसेस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर वैल्यू डू नॉट एक्सीड 10 करोड़। यहां पे ग्रेटर देन नहीं लिखा है, यानी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपका 70 लाख का भी हो तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। गजब बात है, यही लगेगा ना पढ़ के भी कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के केस अगर 70 लाख के भी हो, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन 1 एंड अप टू 10 नहीं लिखा है, ऊपर था वैल्यू ऑफ गुड्स वाली बात, पर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई करना चाह रहा है और वैल्यू ऑफ गुड्स पेड डू नॉट एक्सीड 10 करोड़, सीधा यहां पे भी आ जाएंगे स्टेट कमीशन के पास। उसके बाद सुनो, अपील वर्ड सुनते हो, हायर अथॉरिटी के पास आप जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर आप खुश नहीं हो रहे हो तो आप अपील कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से खुश नहीं हो रहे हो, आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन के पास। तो ये अपीलेट जुरिसडिक्शन बोल के एक नया वर्ड आ रहा होगा आपके कॉपी में भी। अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या है, इन लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर्स को सुनते हैं, दैट इज देयर अपीलेट जुरिसडिक्शन। ओके, यानी पिक्यूनरी फाइनेंशियल जुरिसडिक्शन एक दिखाई दिया, ये रोमन 1 एंड 2, ये इनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल। ये हो गया अपीलेट, और लॉजिक है, अपील्स कौन से वाले अपील्स को ये सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास किए हुए ऑर्डर्स वाले अपील्स को ये सुनेंगे। नेक्स्ट क्या है, दे कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग। ओ मजेदार बात है, इन लोग कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं एंड पास ऑर्डर, डिस्प्यूट्स विच आर पेंडिंग और डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओ माय गॉड, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिसाइड कर दिया उसमें भी इन लोग अपना कुछ रिवीजन ऑर्डर कर सकते हैं, रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर इनको लगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अपने जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर एक्सरसाइज किया है या जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ऐसा हम लोग ना सिविल प्रोसीड्यूर कोड में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ेंगे कि आप अपने जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके जब कुछ कर रहे हैं, देन ऑल्सो दिस कम्स इनटू पिक्चर। दे कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग, और पेंडिंग छोड़ो, जो डिसाइडेड है उसको भी इन लोग वापस से खुलवा सकते हैं। किस डिसाइडेड वर्ड मिला आपको, किस ग्राउंड पे खुलवा सकते हैं, इफ जुरिसडिक्शन इज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपरली, जो उनके पावर्स में नहीं था वो उन्होंने कर दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ऐसा सुना हुआ लग रहा है कहीं, कभी सिविल प्रोसीड्यूर कोड में भी था ऐसा, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, आप पढ़ोगे आने वाले दिनों में। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्होंने यहां पर कॉपी में अपने बुक्स में लिख रहे हो, 3 जुरिसडिक्शन हो गया, ओरिजिनल, अपीलेट और रिविजनल। इन लोग जो केस पेंडिंग है अपने पास मंगवा सकते हैं, जो केस डिसाइडेड है उसको भी मंगवा सकते हैं इफ द जुरिसडिक्शन इज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपरली। कॉपी में लिखा 3 टाइप के जुरिसडिक्शन लिखा, ओरिजिनल, पिक्यूनरी, अपीलेट एंड रिविजनल। जो लोग कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल, पिक्यूनरी, अपीलेट एंड रिविजनल। तो अपीलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर्स को ये सुन रहे हैं। रिविजनल में क्या होता है, दे विल कॉल एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग और डिसाइडेड, लैंग्वेज मिला, इफ द जुरिसडिक्शन इज नॉट प्रॉपरली एक्सरसाइज। अगर जुरिसडिक्शन प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं है, डिसाइडेड मैटर्स में भी इन लोग कुछ ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तुमको लगता होगा वो तो डिसाइडेड है, अब तो सिर्फ अपील ही हो सकता है। अपील छोड़िए, इन लोग खुद भी मंगवा के ऐसा काम कर सकते हैं। फुल स्क्रीन कर लेता हूं, कॉपी करिए। तो आज हम लोग पहले तो तीनों अथॉरिटीज का नाम जाने थोड़ा सा, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिड्रेसल फोरम्स को हम लोग अंदर से समझ गए, स्टेट कमीशन को भी अंदर से समझ गए। और एक वर्ड नया आया, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वैल्यू डू नॉट एक्सीड 10 करोड़, एमसीक्यू में करना, इसमें ग्रेटर देन 1 एंड अप टू 10 नहीं है। नाउ व्हाट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, यहां इन लोग डिस्क्राइब किए हैं।
कॉपी में लिखना व्हाट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अलग चीज है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अलग था और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने अलग से डिफाइन किया है। तो ये चैप्टर है ना 8-10 मार्क्स तक का देंगे इस बार, देखना। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने अब डिफाइन किया है, तो होमवर्क लिखो इसको। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड, पहली बार इन्होंने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं आप कंज्यूमर से कोई चीज के लिए, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में इतना रुपया का सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट है। आप बोलते हैं अगर कंज्यूमर ऐसा हमको पेमेंट टाइम से नहीं किया, एडवांस का पेमेंट दे दिया, अब अगर पेमेंट टाइम से नहीं दिया तो बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाएगा, विच इज वेरी हार्श, डिसप्रपोर्शनेट। कोई बैंक वाले को आप लोन का पैसा चुकाने गए, उन लोग बोलते हैं हम आपसे जल्दी पेमेंट नहीं लेंगे। अरे वाह, तुमको ब्याज नहीं देना और जल्दी पेमेंट करने जा रहे हो, मना कर दिया, तो ये भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी पार्टी को आप बोल रहे हैं अचानक कोई बिना कारण भी अपने एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, ये ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो भाई, कि देखिए हम आपके संग डील किए पर हम अपना ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं आपसे बिना पूछे। अरे वाह। अनरीजनेबल चार्ज आप कंज्यूमर के ऊपर लगा रहे हो या अनरीजनेबल कंडीशंस। सो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रोमन 1 से लेकर रोमन 6। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट? एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट, penalty which is disproportionate, refusing to accept early repayment। पढ़ के देखो वर्ड्स, तो एग्जाम में आएगा। एक बैंक के पास गए तो इसको आपको पढ़ के पहचानना होगा, ये तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका कंप्लेन स्टेट कमीशन के पास हो सकता है। तो कॉपी में लिखा आपने पहले 3, वापस बोल रहा हूं जो लोग घर से कर रहे हैं। ओरिजिनल 2 केसेस हैं, रिविजनल जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं हो रहा है इजी लैंग्वेज में, और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइप के चीज आते हैं। तो रीड द पेपर केयरफुली। कहीं तुमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का डेफिनेशन लिखा था आज, वहीं जाके लिखो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स सेपरेट डेफिनेशन। जगह छोड़ दिया हूं, घर जाके आप इस सबको कॉपी करोगे। जहां तुमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लिखा है वहीं पर लिख देना अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट डेफिनेशन। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट डेफिनेशन, जहां भी तुमने वो लिखा है वहीं पर लिख देना अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट डेफिनेशन। एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है मेरे को। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली पेमेंट अच्छा है। ज्यादा हार्श पेनल्टी कंज्यूमर पे लगाना, ये 3 बहुत ही अच्छे हैं, मिस मत करिएगा। बोर्ड देख लो एक बार, मार्किंग का लेवल्स कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। अब आइए इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेम है पिछली बार की तरह, वाह, लिख देना सेम एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेम आंसर है। जहां अपोजिट पार्टी रहते हो या बिजनेस कैरी करते हो, या एक अपोजिट पार्टी कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो कहीं भी फिर हम फाइल कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द, इस बार डिस्ट्रिक्ट कमीशन मत लिख देना, स्टेट कमीशन। जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो, या सबसे सिंपल जहां कंप्लेनेंट रिसाइड करता है या बिजनेस करता हो। एंड एक और चीज है, तुमने आज क्या क्या लिखा था, व्हाट डिड यू राइट? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ओरिजिनल, एपिलेट, रिविजनल। एक होता है रिव्यू, स्टेट कमीशन खुद के ही ऑर्डर को रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है? ओन ऑर्डर, रिव्यू ऑफ ओन, रिव्यू हमेशा खुद के ही ऑर्डर का किया जाता है। अगर कोई टाइपिंग एरर या छोटा मोटा एरर हो गया है, खुद कर सकता है या किसी एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर, कोई भी पार्टी अप्लाई करे उसके 30 दिन के अंदर कर सकता है। एक लड़का लिखता है रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स पास बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, रॉन्ग, वो तो अपील वाला ऑर्डर्स होता है। तो एक और पावर है इनके पास रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स का, कि खुद के ही ऑर्डर्स को ये खुद भी चाहे, अगर कोई एरर हो तो खुद के ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ ओन ऑर्डर्स, if there is an error which is reflecting on the face of the record, either of its own motion or on the application made by any of the parties within 30 days of such order,
डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब तुम अगर जैसे हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप खुश नहीं हो रहे, कहां जा रहे थे? स्टेट कमीशन। वैसे स्टेट कमीशन से खुश नहीं होगे, कहां जाओगे? नेशनल कमीशन। ये हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे अपील्स को। अभी हम लोग आते हैं सीधा, कॉपी में आ जाओ, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, सेक्शन 53, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया है नेशनल कमीशन को। और रुको इधर आ जाओ, जुरिस्डिक्शन इनका क्या क्या होगा वापस लिख लेना। ओरिजिनल में है आपके ये दो, ओके। एपिलेट में दो चीजें हैं, ये स्टेट कमीशन के अगेंस्ट में भी ऑर्डर सुनते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करता है तो उसका भी कौन सुनता है? नेशनल कमीशन। और फिर इनका एक रिविजनल मैटर भी है, जैसे सेम चीज, अगर स्टेट कमीशन अपने जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करता, याद आया? कॉपी लिखो, इफ स्टेट कमीशन डू नॉट एक्सरसाइज jurisdiction, अगर स्टेट कमीशन एक्सरसाइज नहीं करता है ठीक से jurisdiction, और ये एमसीक्यू जरूर आता है कि किस किस के और अपील्स को सुनेगा नेशनल कमीशन, तो ये पढ़कर क्या लग रहा है ज्यादा बड़ा कौन है, नेशनल कमीशन या सेंट्रल अथॉरिटी? नेशनल कमीशन। पर थोड़ी देर बाद कुछ और भी दिखाई देगा। ये देखो ग्रेटर देन 10 करोड़ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कॉन्ट्रैक्ट्स सब में पेड एज कंसिडरेशन है। और ये क्या होता है, रिविजनल पावर क्या होता है? जब स्टेट कमीशन अपने दिए हुए जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करता है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन भी कॉपी कर लो, ओरिजिनल, एपिलेट में दो केसेस आ रहे हैं, रिवीजन में एक लाइन का आंसर लिखो, स्टेट कमीशन डू नॉट एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन प्रॉपरली। तो पहले तीनों के आज मैंने ओरिजिनल, एपिलेट एंड रिविजनल पावर्स आपको समझा दिए। तो इंस्टीट्यूट मैट अपने आप पढ़ने का टेंशन भी नहीं रहेगा आपको, हम लोग साथ साथ में करते जा रहे हैं। और सेम चीज हमारे मैट में यही रंग बिरंगे आपको कभी दिखाई देते होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा इस टर्म में इंस्टीट्यूट मैट को इस चैप्टर के लिए बेस बनाऊं। ज्यूरिस्प्रूडेंस भी हम लोग वैसे ही किए थे, पूरा एकदम एक एक पेज पूरा मैट का ओवर हो चुका है, क्योंकि इन लोग फाइनली पेपर अपने मैट से बनाएंगे। ओरिजिनल हो गया, अपीलेट हो गया, रिवीजन हो गया, तीनों मिल गए, श्योर। अब इसमें भी रिव्यू का है, रिव्यू का एक और कॉपी में लिखो, रिव्यू ऑफ इट्स ओन ऑर्डर, और फिर सेम आंसर होगा ऑफ इट्स ओन ऑर्डर में एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, खुद कर सकता है या कोई के एप्लीकेशन पर। और कभी लोग बिना लोगों के हियरिंग अगर ऑर्डर पास कर देते हैं, एक्स पार्टी मतलब लोगों को सुने बिना, तो कोई अप्लाई कर सकता है सेट असाइड करने के लिए ऐसे ऑर्डर्स को। यू कैन अप्लाई टू सेट असाइड द ऑर्डर्स, चेक कर लीजिए। तो अभी तक व्हाट डिड वी सी, हमने देखा है जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और अपने कॉपी में जो लोग मेंटेन किए वापस देखो, ओरिजिनल, एपिलेट, रिविजनल, पावर टू रिव्यू, ये सारे मिले आपको। अब मजेदार, अब नेशनल कमीशन के ऑर्डर से आप खुश नहीं होंगे तो अपील किसको करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को आप अपील करोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और कई बार सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन देगा। और कॉमन डायलॉग बताओ एक्सटेंशन के लिए क्या होता है, हर क्लास में देखते हो, इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। कितने दिन का एक्सटेंशन देगा ये नहीं लिखा हुआ है, कितने दिन का एक्सटेंशन देगा नहीं लिखा हुआ है। तो कॉपी में काम करोगे, इसमें आओ, कॉपी में लिखो अपील्स, पेज नंबर का रेफरेंस दे दो और अभी थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, कौन किसके बाद कहां जाता है। इधर देखो, इधर देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से खुश नहीं हो, कहां गए? 30 डेज के अंदर स्टेट कमीशन, ये ड्रॉ कर लो। स्टेट से खुश नहीं हो, नेशनल के पास गए।
नेशनल से खुश नहीं हो, ओके स्टार्ट रीडिंग। कितना नंबर सेक्शन है ये? 67। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, मैं ओरिजिनल देखता हूं एक बार। थर्टी डेज होगा, भूल से बुक वाले ने 45 लिखा है, ये भी 30 डेज है। मैंने बेयर एक्ट गवर्नमेंट का देख लिया। ये 30 है, इन्होंने मिसप्रिंट किया इंस्टीट्यूट वालों ने। सर उन लोग का ही तो रॉन्ग लिखेंगे, नहीं जिद नहीं, सही कर लेना। 30 डेज है सारे, वाह सर अच्छा किया, सारा 30 कर दिया ना, याद करने में इजी होता है। और सब जगह कॉमन डायलॉग आ ही जाता है, एक्सटेंशन ऑन सफिशिएंट कॉज। और पता है एक लाइन यहां लिखोगे, कॉपी में और एक जगह आओ, लिमिटेशन पीरियड पे एमसीक्यू आता है, कितने टाइम के अंदर आपको कंप्लेन फाइल करना चाहिए। 2 years फ्रॉम द डेट कॉज ऑफ एक्शन हैज अरीजन। एक्सटेंशन यहां पे भी मिल जाएगा, इफ सफिशिएंट कॉज। और इन लोग जब भी एक्सटेंशन देंगे, रिकॉर्ड द रीजंस फॉर गिविंग एक्सटेंशन। कमीशन का नियम होता है, दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस। सपोज आपने जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां से 2 साल के अंदर, प्रोडक्ट खरीदा, प्रेस कुकर बर्स्ट हो गया, वहां से 2 साल के अंदर कंप्लेन फाइल करिए। ये लाइन लिखा। और ये देखो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन आज फिर से यहां पे समराइज किया हुआ है, पढ़ के दिखाई दिया। बट मजेदार चीज, आज के दिन रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स ने लिमिट्स ये करके रखे हैं। अरे बाबा इसको भी कॉपी करो। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, मतलब वो उन्होंने बनाया था इतना रुपया तक का केस करेंगे, बट रूल्स में इन्होंने लिखा है आज के दिन 30 दिसंबर 2021 को डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो एग्जाम में एमसीक्यू में अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स पूछेगा ना, तो ये लिख के आओगे कि आज के दिन क्या चल रहा है। लिखो एट प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू, यहां तक इन लोग जा सकते हैं, पर आज के दिन कितने रुपया तक का केस कौन सुन रहा है। एट प्रेजेंट, ऐसा हम लोग स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन जब कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना, आज के दिन लिमिट कुछ और है, पर इतने रुपए तक वो बढ़ा सकते हैं बाद में पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर को। वैसे ही इसको कॉपी करो अपने बुक से देखकर। एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 2021 रूल्स जो लास्ट आया है, आज के दिन इन लोग कितने रुपए तक का केस हैंडल कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। स्टार्ट कॉपिंग। यानी इतना मेहनत से जो पढ़ा वो रॉन्ग नहीं है, बट प्रेजेंट सिनारियो में लिमिट्स ये है। तो तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपको रूल्स 2021 पूछे तो आपको ये लिखना है, और नॉर्मली अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछे तो वो लिखना है। गजब गजब सर, इतना मेहनत से याद किए थे। अप टू 1 करोड़, मोर देन 1 एंड अप टू 10 करोड़ स्वाहा।
सर इन लोग का ऑर्डर का कोई इज्जत है क्या, इन लोग ऑर्डर देगा हम लोग नहीं मानेगा, सर हम फालतू कंपनी है, लोगों को ठगेगा। तो लिखा है जिस तरह कोर्ट का डिक्री इंप्लीमेंट होता है, डिक्री जानते हो ना क्या होता है, कोर्ट जब अपना जजमेंट देता है, कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है, तो वैसे ही इसको इंप्लीमेंट कोर्ट की डिक्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। लिखना, एक लाइन लिखो, ऑर्डर मेड बाय दीज commissions are implemented like a decree of the court as per civil procedure court. Order made by these commissions, order made by these commissions are implemented like decree of the court. Order made by these commissions are implemented like decree of the court. Okay. Orders made by the commission are implemented like decree of the court. एक कॉपी में क्वेश्चन बनाओ। तो आज देखिए जुरिसडिक्शन, आज बेसिकली पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्ट्रक्चर पता चल गया। आइएगा पूछता हूं क्या स्ट्रक्चर पता चला। यहां पर एडवाइजरी बॉडीज है या एडवोकेसी वाले बॉडीज हैं, उनका नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और एक क्या था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सर ये भी तो यही है, ये है डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम, स्टेट रिड्रेसल फोरम, समझ में आ रहा, नेशनल रिड्रेसल फोरम, या एक नाम और भी होता है नेशनल कमीशन। काउंसिल अलग है, कमीशंस अलग है। कमीशंस वाले सब लोगों के दुखड़े को सुनकर ऑर्डर्स पास करते हैं, और बीच में एक रेगुलेटरी बॉडी था मेन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो रेगुलेट करता है, कोई अगर वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स करता है तो बहुत कुछ करता है, वो ऑर्डर्स और भी पास करता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है। और ये क्या है, कॉपी में हेडिंग बनाओ, अगले दिन होगा, व्हाट रिलीफ्स आर प्रोवाइडेड बाय कमीशंस, कि इनके पास क्या रिलीफ के लिए जाते हैं। व्हाट रिलीफ्स आर प्रोवाइडेड बाय consumer commissions, what reliefs are provided by, बहुत बड़ा चैप्टर, 50 पन्ना का, आएगा सोचो 8 मार्क्स मैक्सिमम, वो भी ज्यादा ही बोल दी। what reliefs are provided by, क्या लैंग्वेज है, what reliefs are provided by consumer commissions, 4 मार्क्स। और पता है एक चीज और बता दूं, जब एडवर्टाइजमेंट करने जाते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजमेंट करने जाते हो, आप सॉरी, जब अपील करने जाते हो, जैसे पीछे जा रहा हूं, कॉपी में बनाते जा रहे हो ना सब कुछ शॉर्ट करके, इधर देखो, सपोज ये रहा डिस्ट्रिक्ट वाला, आज पढ़े थे क्या हम लोग कहीं, मेरे बुक में तो 298 है, तुम्हारा अलग होगा एडिशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन दिख रहा है आपको कहीं आज, टेल मी, कहीं दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, वहीं पर अपील्स भी आएगा 1-2 पेज बाद, जब ऑर्डर्स पास कर देंगे वो। एक सेकंड, यस लास्ट में ना, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। वाओ, यहां कुछ मिला है। वो पहला वाला जो है ना, वो 45 डेज होगा, चार्ट में ठीक करना, जो तुमने अपील को ड्रॉ किया था ना, आज अपील को ड्रॉ किया था, सब 30 नहीं था, तभी बोला हमको कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। लास्ट वाला को लोग 45 कर दिया, आज तुम लोग ड्रॉ किया था अपने हाथों से। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप जब स्टेट कमीशन के पास जाते हैं तो दोनों ग्राउंड्स पे जा सकते हैं, लॉ के ग्राउंड्स पे एंड फैक्ट्स के ग्राउंड पर। ये सब हम लोग लॉ में पढ़ोगे आगे बाद में। 45 दिन के अंदर आप जाओगे स्टेट कमीशन के पास, ओके। और यहां पे भी कॉमन डायलॉग है भाई, सफिशिएंट कॉज अगर दिखा दोगे तो एक्सटेंशन मिल जाता है, बोलो। पर एक कंडीशन है, बिफोर अपीलिंग आपको 50% ऑफ द ऑर्डर अमाउंट जमा देना पड़ता है। बिफोर अपीलिंग डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट। इसका लॉजिक क्या है, अगर आप जीत गए दे देंगे आपका 50%, और हार गए तो 50 आपको तो पूरा देना ही है, 50% पहले से जमा दीजिए, ताकि लोग हमारा टाइम खोटी नहीं करे हर बात का अपील लेके आने के लिए।
तो कॉपी में नोट करते जा रहे हो ना, इजी हो जाएगा। 45 डेज के अंदर तुमने कहीं ड्रॉ बनाया था आज, वहां 45 डेज लिख लेना, वहां पे लिख देना बिफोर अपीलिंग, उसी चार्ट के पास 50% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है टू स्टेट कमीशन। तो अपील क्या आप कर सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं हुए? कैन यू फाइल अपील विद स्टेट कमीशन? यस सर। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर आप कर सकते हैं। ओके, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाएगा। एंड बिफोर अपीलिंग आपको स्टेट कमीशन के पास 50% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड एक लाइन और लिखा है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर। मिला आपको? मतलब अगर आपने खुद सेटलमेंट किया है वहां पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अगले क्लास में पढ़ोगे, मीडिएशन वर्ड सुना है कभी? हाँ सर, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन। अगर अगले क्लास में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तुम तो रट के गए हो, हाँ सर रटा हुआ है, चार्ट वार्ट माथा में पूरा चार्ट लिए सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन। रुको, अगर ये लाइन कॉपी कर देना, समटाइम्स नो अपील इवन इन केस ऑफ ऑर्डर्स पास बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। समटाइम्स कॉपी में लिखो, याद रहेगा। इस पे तो इंपॉर्टेंट लिख लो, यहां पे बस बुक में तो इंपॉर्टेंट लिखो, कॉपी में इजी लाइन लिखो। अपील का चार्ट है, अपील का चार्ट है, वहीं पे स्टार लगा के लिखो। डिस्ट्रिक्ट से जो स्टेट में अपील में जा रहे हो ना, नो अपील इफ ऑर्डर पास्ड बाय डीसी pursuant to settlement by mediation, यानी बीच में कोई मीडिएशन हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, वो वाले ऑर्डर्स अपील नहीं हो सकते। एग्जाम में यहां से आएगा। तो वहां तो रटा हुआ है 45 दिन, खुद का 180 दिन क्यों खराब करना है? नो अपील इफ ऑर्डर इज पास बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन परसुएंट टू सेटलमेंट बाय मीडिएशन। आ रहा है, पेपर लीक्ड है, पता है मेरे को। यही वाला आएगा क्योंकि सबको वो 45 डेज रट के जा रहे हैं। वैसे ही 1 मिनट, आज हम लोग स्टेट कमीशन पढ़े थे, अंदर अंदर चलते हैं। देखो 306 है मेरे किताब में। स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं होते हो, 30 डेज बैठा देना, वो राइट है। आप नेशनल कमीशन के पास जाते हो, एक्सटेंशन यहां पे भी मिल जाता है। और यहां पे भी एक सेम अच्छा चीज है, डिपॉजिट 50% विथ नेशनल कमीशन। जिसके पास अपील करने गए हो, इस बार स्टेट की जगह नेशनल कमीशन। बोलो, बट नेशनल कमीशन के पास है ना, हर मैटर को लेके नहीं जा सकते। ओनली इफ अपील, जैसे उधर फैक्ट्स एंड लॉ दोनों था, अपील ओनली इफ बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड। अपील ओनली इफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड। अपील ओनली इफ, स्टार्ट रीडिंग। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही, जैसे ओनली लिखा ना क्वेश्चन ऑफ लॉ, चार्ट में देख लेना, और उधर पे लिखना फैक्ट एज वेल एज लॉ। डिस्ट्रिक्ट से जब स्टेट गया है, अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल एज फैक्ट, यहां पे ओनली बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। तो बोलो यहां तक ओके एवरीवन इन द बैच? तब बुक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ये लाइन डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में वापस जो घर से देख रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल एज फैक्ट। ओके, ये सब सिंपल है। और पता है एक इंटरेस्टिंग चीज है, एमसीक्यू आ सकता है कि स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन को एक टाइमलाइन दिया गया है। दे शुड ट्राई, लिखना यहां पे बुक में लिख लो, दे शुड ट्राई टू हियर
द केस और पूरा मैटर को विद इन 90 डेज केस को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए। एमसीक्यू आ सकता है आजकल टाइम बाउंड बनाने के लिए 90 दिन के अंदर उनके डिसीजंस आ जाने चाहिए। स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के ऊपर विशेष जिम्मेदारी दी गई है। दे शुड ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द केस विद इन डैश टाइम। एमसीक्यू अगर आ जाए 90 डेज याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड। उसी तरह अच्छा, ये तो हम लोग कर ही लेते। सुप्रीम कोर्ट से आप जाएंगे तो कितना दिन के अंदर जाना है? 30 है। यानी पहला वाला में क्या था? 45 था। बाद वाले में कितना था? 30 था क्या? स्टेट से नेशनल में जाने के लिए 30 डेज था ना। चार्ट ठीक कर लिया ना। पहला में 45 है, यानी ये जो चार्ट था ये डिफेक्टिव था इंस्टीट्यूट मैट में। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में 45 डेज है, ये 30 है, ये 30 है। यहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ प्लस फैक्ट, यहां पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो भी बड़ा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही जा सकते हैं आप। और एक बार में समटाइम्स डिस्ट्रिक्ट से स्टेट आप जा नहीं सकते। कब नहीं जा सकते? अगर कोई सेटलमेंट स्कीम के अंदर आपके ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट ने पास किया। समटाइम्स नो अपील पॉसिबल इफ डीसी पासेस ऑर्डर। 2-3 जगह क्यों लिखवा दे रहे हो, याद रहे। परसुएंट टू मीडिएशन, कोई मीडिएशन हुआ है उसके फलस्वरूप अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है। समटाइम्स नो अपील पॉसिबल इफ डीसी पासेस ऑर्डर परसुएंट टू मीडिएशन। इफ डीसी पासेस एनी ऑर्डर परसुएंट टू मीडिएशन। पक्का याद रहेगा एवरीवन द बैच। और यहां पे भी 50% डिपॉजिट देना पड़ता है, याद आया? दोनों जगह पे। ओके, ये करेक्शन वापस देख लो। अच्छा, अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन क्या है? 45 डेज होगा ना। ये वाला 45 है पहला वाला, ये वाला 30 है। चेक करो, इसको करेक्शन करो। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट बुक को भी रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। पहला वाला 45 था सर, मेरे बुक में ऑलरेडी ठीक कर दिया इंस्टीट्यूट ने, बधाइयां। मिला क्या? मेरा है 310, इसलिए मैं कॉपी को बेस बनाते हुए चल रहा हूं। वापस देख लो 45 और 30। तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग। कलकत्ता में इसके बाद एक क्लास है आपकी अभी सिक्योरिटीज लॉस की, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। जब तक चाय वाय पी के आ जाइए। मार्क करो, वापस देखो ना, एक मिस्टेक से सारे एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाएंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वापस देखो, कई लोग बुक पे वापस भूल गए होंगे लिखना है 30 और ये सब 45 को ठीक कर लो प्लीज। ये देखो मैंने ब्लू पेन से जो काट के 45 किया है। शिवम देखो, तुम्हारा पहले नहीं लिखा हुआ था शायद, देखो बोर्ड देखो एक बार। ओके, चलो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एक क्लास और लगेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। और कलकत्ता में कंपटीशन का थोड़ा बचा हुआ पोर्शन अभी बचा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी थोड़ा बचा हुआ है। मेन एस्पेक्ट्स हो गए थे तो वो भी करवा दूंगा। तो ये 3 हैवी चैप्टर्स थे सिलेबस के। एक और हैवी चैप्टर है अभी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बाकी चैप्टर्स इजी हैं। हटा दूं?